हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फेनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक डस्ट। आज हम लोग फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ होता है तो क्या होता है। तो देखिए, फेनॉल व्हेन हीटेड विथ जिंक डस्ट गेट्स रिड्यूस टू बेंजीन। जब भी हम लोग फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और बेंजीन रिंग हो जाएगा उसका, वो बेंजीन के फॉर्म में वो आ जाएगा। और इसमें हम लोग रिएजेंट कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हम लोग रिएजेंट जिंक डस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग रिएजेंट जिंक डस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये है फेनॉल। फेनॉल को हम लोग जिंक डस्ट के साथ हीटिंग किए तो क्या हो गया? हम लोग के पास बेंजीन आ गया और ZnO आ गया। तो यही है फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि जब भी हम लोग फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो जो फेनॉल रिड्यूस्ड हो जाता है और बेंजीन बन जाता है, और साथ ही साथ एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को ZnO मिलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग स्टार मार्क में नोट करेंगे। ये क्या है? जिंक डस्ट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल को रिडक्शन कराने में जिंक डस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन अटैच्ड टू द बेंजीन, जैसे फेनॉल है, व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट द बॉन्ड बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स। जब भी फेनॉल के साथ जिंक डस्ट का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन से जो भी बॉन्ड है, ऑक्सीजन से जो ये बेंजीन रिंग का बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से हम लोग को बेंजीन मिलेंगे और ZnO मिलेंगे। तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम लोग अब देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का अब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो फेनॉल के ऑक्सीडेशन के साथ हम लोग को क्या मिलेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। फेनॉल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप लोग जानते हो। और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? Na2Cr2O7 एंड H2SO4 एज ए reagents and produces conjugate diketones, that is benzoquinone as the final product। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग फेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? उसमें हम लोग Na2Cr O7 यूज करेंगे या H2SO4। ये आप लोग इसको हाईलाइटेड पॉइंट में नोट करेंगे कि इनको हम लोग एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? तो इससे हम लोग को कंजुगेट डाइकीटोन मिलते हैं। कंजुगेट डाइकीटोन मिलेंगे तो कौन से डाइकीटोन मिलेंगे? जैसे बेंजोक्विनोन हम लोग को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये फेनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने Na2Cr2O7 या H2SO4 से करवाया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है और इस तरह से हम लोग को बेंजोक्विनोन मिल गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए बेंजोक्विनोन के बारे में। तो बेंजोक्विनोन इज यूज्ड बाय बॉम्बार्डियर। ये एक तरह का आंट होता है जिसको हम लोग बुलेट आंट भी बोलते हैं। बिटलेस टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ प्रीडेटर्स। ये जो आंट है तो इसके पास क्या होता है? इसके पास बेंजोक्विनोन होता है। तो इसको ये कैसे इस्तेमाल करता है? तो अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर जो भी अटैकर होते हैं जिसको हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं, ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये बेंजोक्विनोन का इस्तेमाल करता है। तो बेंजोक्विनोन का इस्तेमाल कैसे करता है तो ये भी हम लोग देखेंगे। दे स्टोर द बेंजोक्विनोन इन देयर एब्डोमेन। बेंजोक्विनोन ये अपने एब्डोमेन में स्टोर करके रखते हैं। एंड whenever a predator is around them, they spray benzoquinone in such a high pressure and temperature 100 degree Celsius, which is fatal for the predator। और इनके सराउंडिंग में जब भी प्रीडेटर आते हैं, इनको अपने प्रीडेटर से जब भी अनसिक्योरिटी फील होती है तो ये क्या करते हैं? बहुत ही हाई प्रेशर से बेंजोक्विनोन को बाहर निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही हाई स्पीड से बेंजोक्विनोन को बाहर निकाल रहे हैं और इनका टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? तो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है
और इस तरह से ये अपने आप को प्रीडेटर से डिफेंड कर पाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि बेंजोक्विनोन को ये स्पीसीज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और जो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है वो आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट विल हैपन विथ इफ फेनोल इज केप्ट इन ओपन एयर। जब भी हम लोग फेनोल को ओपनली रख देंगे, ओपन एयर में रख देंगे, तो क्या होगा? तो अब ये भी हम लोग देखेंगे। द मिक्सचर ऑफ क्यूनोन्स इज फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोल। हम लोग फेनोल को ओपन एयर में रख देंगे तो फेनोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? तो एक मिक्सचर बनेगा, किसका? क्यूनोन्स का एक मिक्सचर बनेगा। These quinones further react with phenol to give complex compounds which are darker pink in color। और ये जो हम लोग को क्यूनोन मिलेंगे, तो ये फिर से फेनोल से रिएक्ट और आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे फेनोल से, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे? तो डार्क पिंक कलर के होंगे। वो एक डार्क पिंक कलर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। जैसे देखिए, फेनोल को हम लोगों ने ओपन एयर में रख दिया तो हम लोगों को क्या मिला? मिक्सचर ऑफ क्विनोन मिला, जो कि डार्क पिंक कंपाउंड होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये पूरे पूरे डार्क पिंक कलर के ये कंपाउंड होते हैं। इसके बाद अब हम लोग फेनोल का रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाएंगे, और हम लोग रिएक्शन ऑफ फेनोल पढ़ेंगे FeCl3 के साथ। तो जब भी हम लोग फेनोल का रिएक्शन FeCl3 से करवाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनोलिक ग्रुप और रिएक्शन विथ FeCl3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? फेनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग FeCl3 से इसका रिएक्शन करवाते हैं। When phenol reacts with FeCl3, a complex of violet purple color is formed where 6 of the phenoxide ion acts as the ligand and they form a coordinate bond with the metal. The complex formed is FeOPH6 3-। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग फेनोल का रिएक्शन FeCl3 से करवाएंगे, ये क्या है? ये फिनोल है। और फेनोल का रिएक्शन जब भी हम लोग FeCl3 से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलते हैं? तो हम लोग को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट और पर्पल कलर। हम लोग को एक वायलेट और पर्पल कलर के एक कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। क्या है? ये वायलेट और पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स है, where 6 of the phenoxide ion acts as ligand and they form coordinate bond with the metal। और इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और ये पूरे के पूरे पर्पल कलर के होते हैं। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं? तो ये कंपाउंड होते हैं FeOPH6, यही होते हैं एक कंपाउंड जो कि वायलेट या पर्पल कलर के होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, वो कैसे होंगे। टेक द फेनोल इन टेस्ट ट्यूब। हम लोग टेस्ट ट्यूब में एक फेनोल ले लिए, ये क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग फेनोल ले लिए एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3, और इसमें हम लोग FeCl3 का कुछ ड्रॉप डालेंगे। का कुछ ड्रॉप डालेंगे। तो इसके बाद क्या होगा? वायलेट कलरेशन विल अपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeOPH6। और इसके बाद क्या होंगे? देख रहे हैं कि वायलेट कलरेशन ऑफ FeOPH6, यहाँ पर ये वायलेट कलरेशन जनरेट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये वायलेट कलर इसमें फॉर्म होने लगे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं FeOCH5-6। ये है FeOPH6 3-। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग एल्कोहल का कॉमर्शियल इंपोर्टेंस देखेंगे। कॉमर्शियली इंपोर्टेंट एल्कोहल्स, वो कौन कौन से एल्कोहल हैं जो कॉमर्शियली इंपोर्टेंट है, वो किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्कोहल हम लोग जनरली दो पढ़ेंगे, दो एल्कोहल के बारे में हम लोग जनरली पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या होंगे? फर्स्ट होंगे मिथेनॉल, और सेकंड क्या होंगे? सेकंड होंगे इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल का कॉमर्शियल इंपोर्टेंस क्या है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इन सब के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मिथेनॉल के बारे में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इनके जनरल यूज क्या होते हैं। और इथेनॉल के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे?
तो इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे होता है, इनका प्रॉपर्टीज कैसा होता है और इनका जनरल यूज क्या है, इसको किस तरह से हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं, तो एक एक कर हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग मिथेनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे कि मिथेनॉल का प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो पहले मिथेनॉल कैसे बनाए जाते थे, अर्लियर मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड पाउडर और सॉ डस्ट, हेंस मिथेनॉल इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। स्टूडेंट्स, पहले जो मिथेनॉल बनाए जाते थे वो जनरली वुड पाउडर होते थे। जैसे लकड़ी को काटने के बाद हम लोग को लकड़ी के कुछ पाउडर मिलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वुड पाउडर बोलते हैं या सॉ डस्ट बोलते हैं उसी को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, देखिए ये हम लोग क्या लिए, ये बॉइलिंग ट्यूब हम लोग लिए, और बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग वुड का डस्ट इसमें डालेंगे, इसको सॉ डस्ट भी बोलते हैं, इसमें हम लोग डस्ट को डालेंगे और इसको क्या करेंगे, बर्नर से हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या होंगे, इससे कुछ गैस रिलीज होंगे और एक अनदर ट्यूब में ये जाकर स्टोर होंगे, इसमें हम लोग वाटर को भी रखेंगे। तो इसके बाद क्या होंगे, तो हम लोग जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो ये जो वुड डस्ट है, सॉ डस्ट है, तो ये क्या होगा, ये एक चारकोल के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे लकड़ी को जलाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को चारकोल मिलता है। तो इसी तरह से ये जो वुड पाउडर को हम लोग सॉ डस्ट को जब भी हीट करेंगे तो हम लोग को चारकोल मिल जाएंगे और चारकोल बनेंगे, और इसके साथ ही एक कंबस्टेबल गैस यहाँ इसमें रिलीज होंगे, इसमें एक कंबस्टेबल गैस रिलीज होंगे जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जल सकते हैं, एज ए ईंधन उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंबस्टेबल गैस इसमें रिलीज होंगे और हम लोग को नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो वुड टार मिलेगा, हम लोग को एज ए प्रेसिपिटेट यहाँ पर वुड टार मिलेगा। तो इस तरह से ये जो कंबस्टिबल गैस हम लोग को रिलीज हुआ, ये जो कंबस्टिबल गैस हम लोग को रिलीज हुआ, यही मिथेनॉल होते हैं। तो देखिए, destructive distillation involves decomposition in the presence of either limited supply of oxygen or absence of oxygen। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किए हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो भी किए हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही कम है। वो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि ऑक्सीजन के एब्सेंसी में यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो। और इसमें सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, द गैस फॉर्म्ड in the synthesis are CO2, CH4 and CO, and pyroligneous acid is also formed. Pyroligneous acid is the mixture of acetone, acetic acid and methanol. It is also called wood vinegar, wood acid। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग को ये जो फ्लेमेबल गैस रिलीज हुए हैं, यहाँ पर इसको हीट करने के बाद जब भी हम लोग वुड पाउडर को हीट किए तो इससे हम लोग को क्या हुआ, फ्लेमेबल गैस यहाँ पर रिलीज हुए। तो ये फ्लेमेबल गैस कौन है, तो फ्लेमेबल गैस मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और तरह तरह के यहाँ पर ये सारे फ्लेमेबल गैस हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि इतने तरह के हम लोग को मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल गैस मिले हैं, और इसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा रूप में क्या मिले हैं, पायरोलिजिनियस एसिड मिले हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इसमें एसिटिक एसिड और मिथेनॉल का ये मिक्सचर होते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्लेमेबल गैस ही है। इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, मिथेनॉल कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3 at 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 573 to 623 केल्विन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से मिथेनॉल का प्रिपरेशन किया, और मिथेनॉल को प्रिपेयर करने के कुछ और भी इसके मेथड होते हैं। वो कौन से मेथड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे। तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो ZnO
Cr2O3 के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे, तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, और 573 टू 673 केल्विन हम लोग टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम लोग Zn और Cr2O3 के प्रेजेंस में हम लोग इसको रिएक्ट कराएं, तो हम लोग को क्या मिले? हम लोग को मिथेनॉल मिल गए हैं। तो ये मिथेनॉल प्रिपेयर करने का ये सेकंड मेथड है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल पढ़ेंगे कि मिथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल में हम लोग क्या देखेंगे? इट इज ए कलरलेस लिक्विड। जो भी मिथेनॉल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मिथेनॉल कलरलेस होते हैं। ये मिथेनॉल यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये मिथेनॉल इसमें है और ये कलरलेस है। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट है its boiling point is less than that of water due to lower hydrogen bonding in case of methanol. Its boiling point is 373 केल्विन। ये जो मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल के प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से भी कम है। वाटर से कम क्यों है? कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो काफी वीक होते हैं, लोअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके मिथेनॉल में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो वीक होते हैं, जिसको हम लोग लोअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। वाटर से कितना कम होता है? तो देखिए, मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 337 केल्विन, इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। मिथेनॉल जो होते हैं वो जनरली टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही हाईली टॉक्सिक होते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बहुत से लोग मिथेनॉल जब पीते हैं, जैसे ड्रंकर्स लोग एज ए एल्कोहल को समझकर वो लोग कभी कभी मिथेनॉल पी लेते हैं और इस कारण से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जो मिथेनॉल होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। इट कैन काउज ब्लाइंडनेस एंड इन ए लार्ज अमाउंट इट कैन काउज डेथ। हम लोग इसको लोअर अमाउंट में कंजप्शन करेंगे तो हम लोग को ब्लाइंडनेस हो सकती है, और जब लार्ज अमाउंट में कंजप्शन कर लेंगे तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। इनके अब हम लोग यूज भी देखेंगे कि मिथेनॉल का यूज क्या होता है। तो मिथेनॉल के यूज में हम लोग क्या देखेंगे? इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। जो भी मिथेनॉल होते हैं तो उनका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में भी किया जाता है। जब भी आप लोग पेंट देखे होंगे, जैसे आप लोग की घर की पुताई होती है या आप लोग के दरवाजे खिड़कियां की पुताई होती है, तो वो जो पेंट होता है तो पेंट में मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सोलवेंट। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बाय कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और जब भी फॉर्मल्डिहाइड का भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें भी मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा जानते होंगे कि अभी अभी गवर्नमेंट ने इथेनॉल के प्रोडक्शन को ज्यादा ही प्रमोट किया है कि हमारे कंट्री में इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन क्यों ज्यादा किया जाए, इथेनॉल का यूज क्या होगा, इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इस टॉपिक में हम लोग इथेनॉल के बारे में समझेंगे। तो देख रहे हैं कि इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो हम लोग जब भी इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं तो ये जनरली कैसे किया जाता है? तो हम लोग शुगर का यहाँ पर फर्मेंटेशन करते हैं। शुगर को जब भी हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को इथेनॉल मिलेगा। तो देखिए, हम लोग इसको व्हीट से भी कर सकते हैं, गेहूं से, हम लोग मक्का से भी कर सकते हैं, हम लोग फ्रूट से भी कर सकते हैं, और तरह तरह के हम लोग फूड ग्रेन से भी इनको फर्मेंटेशन करके इथेनॉल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इथेनॉल को प्रिपेयर करने के जनरली यही तरीके है, इससे लार्ज अमाउंट पे हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे।
इसके मेथड के बारे में हम लोग कुछ और भी देखेंगे। सुक्रोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। हम लोग सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर सकते हैं और फ्रक्टोज में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाएंगे तो ये किसके प्रेजेंस में बनाएंगे, तो ये हम लोग इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ही बनाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग सुक्रोज से वाटर मिलाएंगे और इसको इन्वर्टेज हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इन्वर्टेज के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को ग्लूकोज मिलेंगे और हम लोग को फ्रक्टोज भी मिलेंगे। और इसके बाद देखिए, हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट से इसको हम लोग जिम्नाइज करवाएंगे, तो हम लोग क्या मिलेंगे, इथेनॉल मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को इथेनॉल मिल गए और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इथेनॉल का यहाँ पर प्रिपरेशन किया। इथेनॉल का प्रिपरेशन हम लोगों ने कैसे किया, तो हम लोगों ने शुगर निकाला। शुगर कहाँ से निकाला, व्हीट से निकाला। हम लोग फूड ग्रेन से निकाले और हम लोग मक्का, जैसे तरह तरह के जो भी फूड ग्रेन होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल भी होते हैं, उनसे हम लोगों ने पहले तो सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट किया और उसको हम लोग इन्वर्टेज किए। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ग्लूकोज मिले और फ्रक्टोज मिले, ये दोनों सेपरेट हुए। और फर्दर हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या किए, जैमेज किए ईस्ट से। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिले, इसके बाद हम लोग को इथेनॉल मिले और कार्बन डाइऑक्साइड ही इसके साथ ही साथ रिलीज हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। These glucose and fructose are converted into ethanol and carbon dioxide। हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जाइम्स और ईस्ट। तो इसमें हम लोग जाइम्स और ईस्ट का यहाँ पर हेल्प लेंगे। इन एनारोबिक कंडीशन जेम्स इज यूज्ड until 14% of the alcohol is formed। और जब भी एनारोबिक कंडीशन रहेंगे तो वहां पर जाइम्स का हम लोग तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि एल्कोहल हम लोग को 14% प्रिपेयर न हो जाए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसको आप लोग स्टार मार्क के फॉर्म में नोट करेंगे। वो क्या है, इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन इन एयर ऑक्सीडाइजेज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड व्हिच डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इथेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे तो इथेनॉल का प्रिपरेशन में हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा नहीं हो। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, जब भी एयर से हम लोग को ऑक्सीजन वहां रिएक्शन में मिल जाएंगे तो मिक्सचर का फर्मेंटेशन हो जाएगा और क्या होगा, जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इथेनोइक एसिड बन जाएंगे। हम लोग को चाहिए इथेनॉल, किंतु वो बन जाएंगे इथेनोइक एसिड, जो टेस्ट उनका खराब हो जाएगा, वो टेस्ट उनका बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे कि इथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। जो भी इथेनॉल होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम ही होते हैं। इट कैन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो इथेनॉल है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, ये हैविली अफेक्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ इट इन अ स्मॉल अमाउंट कैन अफेक्ट जजमेंट एंड इन लार्जर अमाउंट कॉजेज नोजिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, इथेनॉल का जब भी हम लोग स्मॉल अमाउंट में इंजेक्शन ले लेंगे, इंजेक्ट करवा लेंगे या इसका हम लोग कंज्यूम कर लेंगे स्मॉल अमाउंट में, तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, जजमेंट पावर हम लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, थिंकिंग पावर हम लोग को डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इसका जब भी हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर लेंगे, ये इथेनॉल का हम लोग कंजप्शन अगर लार्ज अमाउंट में कर लेंगे तो हम लोग को क्या होगा, तो हम लोग को जनरली नोजिया आएंगे,
हम लोग को नोजिया आएंगे, हम लोग को वोमिटिंग जैसा फील होगा, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, हम लोग को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, हम लोग को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जो आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो ये क्या है, तो ये जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इथेनॉल का यूज देखेंगे कि इथेनॉल का यूज क्या होता है। हम लोग मिथेनॉल का यूज तो देख लिए, और इथेनॉल का अब हम लोग यूज देखना है। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इथेनॉल प्रोडक्शन को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पूरे हम लोग को ऑल ओवर कंट्री में इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप लोग कभी सोचते होंगे कि इथेनॉल के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, अब हम लोग को ये समझना है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन को इतना क्यों इम्फेसाइज किया जा रहा है। It is used as the best solvent in the paint industry and in the preparation of other organic compound। ये जो इथेनॉल है, तो इसका बहुत हैवी इस्तेमाल होता है पेंट इंडस्ट्री में, पेंट में एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इसका फर्स्ट यूज हुआ, किंतु इसका जो मेजर यूज होता है, जिसको गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है, इसका मेन रीजन क्या है, तो एक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्यूल। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हम लोग जो अपने व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, तो व्हीकल में हम लोग को जनरली डीजल या पेट्रोल से हम लोग अपना व्हीकल को रन कराते हैं। तो हम लोग जो भी अपना जो क्रूड ऑयल हम लोग को मिलता है, जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम हमारे कंट्री में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में नहीं होता है। ये पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग जनरली बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से हमारे देश का जो बजट है, उसका हैवी अमाउंट खर्चा हो जाता है हम लोग को पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने में। तो इस कारण से हमारे देश में पेट्रोल का महंगाई भी बढ़ता है, और जितने भी फैक्टर हैं वो सारे उनमें महंगाई आ जाते हैं। तो इस महंगाई को कम करने के लिए हम लोग को जो खर्चा आता है पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने के लिए, तो इस खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि हमारे कंट्री में इथेनॉल के प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रमोट किया गया है कि हमारे कंट्री में जब भी इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा हैवी अमाउंट में, तो हम लोग उसका पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि जो भी अब BX6 इंजन आ रहे हैं, तो क्या होगा उसमें उसमें 20% ब्लेंडिंग होगा इथेनॉल का, मतलब 80% क्या होंगे, पेट्रोल होंगे, और 20% क्या होंगे, इथेनॉल होंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग को 20% पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, तो हमारे देश का पैसा बचेगा, और इससे हमारे देश का तरक्की होगा। तो इसीलिए आप लोग को अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि हमारे देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन अब बढ़ाया जा रहा है। और ये कैसे होगा, तो ये फूड ग्रेन से होंगे, मक्का से होगा, गेहूं से होगा, फ्रूट से होगा, और वेजिटेबल से होगा। तो ये है इथेनॉल का यूज। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए डेली लाइफ के लिए भी काफी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। हम लोग अब एल्कोहल का डीनेचुरेशन पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, वो क्या है, तो देखिए, जो लेबोरेटरी एल्कोहल होते हैं इज अनफिट फॉर कंजप्शन। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि जो लेबोरेटरी में एल्कोहल बनते हैं, वो जब भी आदमी उसको कंज्यूम करता है, तो उसका हेल्थ खराब होगा, या तो वो उसका डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो भी लेबोरेटरी में एल्कोहल बनाए जाते हैं, उसको हम लोग जनरली नहीं पीते हैं, उसको एज ए दारू हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कंजप्शन के लिए अनफिट होते हैं, जो भी लेबोरेटरी में एल्कोहल बनाए जाते हैं। मैनी एल्कोहल्स ऑफ लो क्वालिटी आर cheap in price and contain methanol also, they are toxic। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेथेनॉल के प्रॉपर्टीज में भी ये डिस्कस किया था कि जो मेथेनॉल होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। मेथेनॉल क्या होता है, वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो इस कारण से जो भी मेथेनॉल लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उसको जनरली कंज्यूम नहीं किया जाता है। और इसका बहुत सारे जो लेबोरेटरी में बने हुए अल्कोहल होते हैं वो चीप होते हैं, और चीप होते हैं तो उसमें जनरली क्या होते हैं, वो मेथेनॉल बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं। तो इस कारण से आदमी को इसमें डेथ हो जाता है, और ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। इसको तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। देयरफॉर लेबोरेटरी एल्कोहल इज
deliberately colored and made into a fuel smelling liquid। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी किसी लेबोरेटरी में या कहीं भी हम लोग कॉमर्शियली जब भी अल्कोहल को बनाते हैं तो हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि वो उसको हम कलर्ड बना देते हैं। जो रियल में अल्कोहल होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। और जब भी लेबोरेटरी में हम लोग अल्कोहल को बनाएंगे तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको कलर्ड कर देंगे, वो कलर्ड रहेंगे और उसमें एक स्मेल डाल देंगे। कौन सा? तो फ्यूल जैसा उसमें हम लोग स्मेल डाल देते हैं, ईंधन जैसा हम लोग उसमें एक स्मेल डाल देते हैं। टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कंज्यूमेबल एल्कोहल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि जो नॉर्मल एल्कोहल लेबोरेटरी में बने उसको हम लोग कलर्ड कर दिए और उसमें हम लोग फ्यूल जैसा उसमें स्मेल भी डाल दिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसको जब भी हम लोग के पास बहुत सारे टाइप के एल्कोहल मिले तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए कि वो कौन सा कंज्यूमेबल एल्कोहल है और कौन सा नॉन कंज्यूमेबल अल्कोहल है। मतलब कौन सा एल्कोहल को हम लोग पी सकते हैं और कौन सा एल्कोहल को हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो इसीलिए इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो लेबोरेटरी में अल्कोहल बनाए जाते हैं उनको कलर्ड किया जाता है, उनमें फ्यूल वाला स्मेल भी डाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कलर्ड करने का और स्मेल डालने का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। जैसे एल्कोहल यहाँ पर नेचुरल फॉर्म में नहीं रह गया, उसका नेचर को चेंज कर दिया गया, नेचर को चेंज कर दिया गया, तो इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल को समझ लिए होंगे। तो ये हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसका डीनेचुरेशन कैसे होता है। देखिए एल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, CuSO4 पहले डालेंगे और क्या करेंगे, C2H5OH डालेंगे और ये भी डालेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो CuSO4 है ये कलर दे देगा, CuSO4 कलर दे देगा और ये इसको ऑर्डर दे देगा, इसको फ्यूल वाला ऑर्डर दे देगा। तो ये सब मिलकर क्या बना देंगे, अनफिट फॉर कंजप्शन। ये अब पीने लायक नहीं रह गया। तो आप लोग जब भी कभी दारू पीने का इच्छा करेगा तो आप लोग देखना कि अगर दारू में स्मेल है, कौन सा फ्यूल वाला स्मेल है और कलर है, तो आप लोग समझ लेना कि उसको डीनेचुरलाइज किया गया है, आप लोग थोड़ा बच कर पीना उसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे द denatured alcohol is ethanol colored with CuSO4 and the fuel smell is from the pyridine added to it। तो ये जो हम लोग एल्कोहल को डीनेचुरलाइजेशन किए तो क्या होगा, तो इथेनॉल जैसा कलर उसका आ जाएगा, इथेनॉल जैसा हो जाएगा, CuSO4 इथेनॉल कलर्ड होगा और CuSO4 के साथ होगा और इसमें फ्यूल स्मेल होगा। तो ऐसा कैसे हुआ, तो जो हम लोग पायरिडीन ऐड किए थे, पायरिडीन कौन ऐड किए थे, तो देखिए ये हम लोग पायरिडीन ऐड किए थे, ये पायरिडीन जो हम लोग ऐड किए थे यही पायरिडीन है, यही इसको ऑर्डर दे देता है, जिस कारण से फ्यूल जैसा इसमें ऑर्डर आता है। तो ये पायरिडीन यही काम करता है, पायरिडीन इसको स्मेल दे देता है। तो हम लोग ये तो जनरल एल्कोहल आराम से पी लेंगे, किंतु इसको डीनेचर्ड कर दिया गया, तो इसको आप लोग नहीं पी सकते हो। क्यों नहीं पी सकते हो, इसमें बहुत ही हार्ड स्मेल होता है फ्यूल जैसा और इस हाईली कलर्ड भी होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो भी आप लोग आंसर ड्राइव करेंगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग का कौन सा आंसर आया और आप लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या डिफिकल्टी आई है, इसको भी आप लोग बताएंगे और इसको सोल्व करने में आप लोग सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इन सब का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में तो देख लिया है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी ईथर्स होते हैं, तो ईथर्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं कंटेन ईथर, डाइमिथाइल ईथर। आप लोग कभी सुने होंगे कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं
तो उसमें हम लोग इथेनॉल सॉरी ईथर का भी उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किस फॉर्म में रहते हैं? तो जनरली डाइमिथाइल ईथर के फॉर्म में रहते हैं। तो हम लोग ईथर को कैसे पढ़ेंगे? तो इनको हम लोग जनरली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो ईथर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करेंगे पहले। वो कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट जो होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, जिसको हम लोग सिंपल ईथर भी बोलते हैं। फर्स्ट वाले कौन होंगे? सिंपल ईथर, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और सेकंड वाले क्या होंगे? सेकंड जो टाइप होंगे वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग जनरली मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, तो इसको भी अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे, अब हम लोग एक एक कर दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? आप लोग के दिमाग में ये बात आता होगा। तो देखिए सिमेट्रिकल ईथर इस तरह से होते हैं, आर ओ आर। तो ये जो आप लोग आर देख रहे हो, ये दोनों जो आप लोग आर देख रहे हो, ये क्या है? तो ये ईथर का अल्काइल ग्रुप है। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ जो आप लोग अगर इस तरह से आप लोग को मिल गया ओ, एक आर है और एक आर डैश है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो अल्काइल ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है तो ये क्या होगा? ये अनसिमेट्रिकल हो गए। और दोनों जब सेम है तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है। तो हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिकल ईथर के बारे में। तो सिमेट्रिकल ईथर में हम लोग क्या देखेंगे कि आर ओ आर हेयर द सेम अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो भी अल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है। जैसे देखिए C2H5O C2H5, तो यहाँ पर ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है? ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। बी में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर दोनों अराइल ग्रुप सेम है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ दोनों साइड में जो अराइल ग्रुप है वो सेम है। हेयर द सेम अराइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे? C2H5O C6H5O C6H5, ये दोनों तरफ में इसका बेंजीन है। तो ये भी क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर किसको बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होंगे? तो हम लोग देखेंगे कि आर ओ आर डैश। तो हेयर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के एक साइड में आर डैश है और दूसरे साइड में आर है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इस आर को हम लोग क्या मान सकते हैं? C2H5 है और ये आर क्या है? CH3 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब दोनों तरफ डिफरेंट अराइल ग्रुप ही रहेंगे तो उसको भी हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर ही बोलेंगे। हेयर डिफरेंट अराइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तरफ है C6H5 और दूसरे तरफ है C7H7। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो भी अराइल ग्रुप है ये दोनों अराइल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। देखिए ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है।
सिमेट्रिकल ईथर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी CH2H5 है, C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है सेम है। दोनों अल्काइल ग्रुप जब भी सेम रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और देखिए, जब दोनों अराइल ग्रुप सेम रहेंगे तो उसको भी हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ये दोनों अराइल ग्रुप सेम है, कौन है? C6H5 है और इधर भी C6H5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप है सेम है और दोनों तरफ जो अराइल ग्रुप है वो भी सेम है। तो इसलिए हम लोग इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अनसिमेट्रिकल क्या होंगे? तो देखिए, जो अनसिमेट्रिकल होंगे वो दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेंगे और डिफरेंट अराइल ग्रुप रहेंगे। इस ईथर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों डिफरेंट है। एक तरफ R है और दूसरे तरफ R डैश है, तो ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। पहले वाले कौन है? C2H5 है और दूसरे वाले कौन है? तो CH3 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरफ अराइल ग्रुप डिफरेंट है और दूसरे तरफ भी दूसरे है, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट अराइल ग्रुप है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर ही हम लोग बोलेंगे। और जब भी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक तरफ अराइल ग्रुप आ जाएंगे, एक तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप जुटे हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर ही बोलेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर ही हम लोग बोलेंगे। ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप हो गया। तो ये भी एक तरह का ये अनसिमेट्रिकल ईथर ही है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ेंगे कि ईथर का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो होते हैं वो जनरली हम लोग दो तरीके से करते हैं। वो जनरली हम लोग दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो पहले जो होंगे वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होंगे। पहले तरीके कौन है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब भी हम लोग एल्कोहल को डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलते हैं? हम लोग को ईथर मिलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड जो है विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू भी हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो टाइप आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग एक एक कर इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहले हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? द एल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू ईथर्स ऑन डिहाइड्रेशन। जब भी हम लोग एल्कोहल को डिहाइड्रेशन कराएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो एल्कोहल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रिएजेंट हम लोग डिहाइड्रेशन में प्रोटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डजंट एन एल्कोहल गिव एन अल्कीन ऑन डिहाइड्रेशन। मतलब एल्कोहल का जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हम लोग को एल्कोहल ही मिलेंगे ना, कि कुछ और भी मिल जाएंगे? तो और क्या क्या मिलेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज अल्कीन और ईथर। तो देखिए, इसी बात को यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हम लोग को ईथर ही मिलेंगे ना, कि कुछ और भी मिल जाएंगे? तो रियलिटी ये है कि हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हम लोग को जनरली दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? तो अल्कीन भी मिल सकते हैं और ईथर भी मिल सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। तो हम लोग को अल्कीन कब मिलेंगे और ईथर कब मिलेंगे? तो ये कैसे डिफाइन होगा? तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि रिएक्शन में कंडीशन कैसा था। अल्कीन फॉर्म्स एट हाई टेम्परेचर एंड ईथर फॉर्म्स एट लो टेम्परेचर। जब भी हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे, जैसे देखिए एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएंगे
एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएंगे, तो टेम्परेचर जब हाई रहेगा, टेम्परेचर जब हम लोग ज्यादा दे देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे, तो हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे, हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे। जब भी हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे और इस रिएक्शन में टेम्परेचर हम लोग हाई कर देंगे तो हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय E1 एंड SN1 पाथवे। और इसमें अनदर पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं और टेम्परेचर अगर लो रहेगा, जब टेम्परेचर लो रहेगा तो क्या मिलेंगे, जब लो टेम्परेचर रहेंगे तो हम लोग को ईथर मिलेंगे, हम लोग को ईथर मिलेंगे। जब भी हम लोग हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हम लोग को अल्किन मिलेंगे, और जब भी हम लोग लो टेम्परेचर करेंगे तो हम लोग को ईथर मिलेंगे। और सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन किससे करते हैं, E1 या SN1 से ही करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे ऑन द अदर हैंड प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय E2 एंड SN1 पाथवे। और जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे तो वो डिहाइड्रेशन में कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे, तो E2 या SN1 करेंगे। और जो सेकेंडरी और टर्सरी होंगे वो क्या करेंगे, वो E1 या SN1 करेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि जब प्राइमरी रहेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल E2 या SN2 फॉलो करते हैं, जब सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल रहेंगे तो वो E1 या SN1 पाथवे फॉलो करते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में आगे देखेंगे कि जब भी एल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएंगे, टेम्परेचर हाई रहेंगे तो अल्किन बनेंगे, जब टेम्परेचर लो रहेंगे तो ईथर बनेंगे। यहाँ जो टी डैश है, टी डैश यहाँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। टी डबल डैश है वो क्या है, लो टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल को हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएं लो टेम्परेचर पर, सॉरी हाई टेम्परेचर पे, कितना 443 केल्विन पे। जब भी हम लोग इसको डिहाइड्रेशन करवाएं तो हम लोग को देखिए क्या मिला, हम लोग को अल्किन मिला है। और जब भी हम लोग इसका डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर पर करवाएंगे 413 केल्विन पे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को ईथर मिले। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म, जो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व 3 स्टेप। जब भी हम लोग SN1 रिएक्शन के थ्रू जो भी डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो ये जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप फॉलो करते हैं, तो ये मैकेनिज्म है वो जनरली 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इसमें स्टेप 1 में क्या होंगे, तो जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो स्टेप 1 में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होंगे। जो भी उसमें हम लोग एल्कोहल लेंगे तो एल्कोहल का सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। स्टेज 1 में एल्कोहल का सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। इनिशियली द मिथाइल एल्कोहल इज एक्टेड अपॉन बाय ए प्रोटिक एसिड। जो भी हम लोग मिथाइल एल्कोहल लेंगे, मिथाइल एल्कोहल वहां पर प्रोटिक एसिड के जैसा काम करेगा। The ethyl alcohol acts as a nucleophile in the acidic medium due to the presence of lone pairs on the oxygen atom। और जब भी हम लोग इथाइल अल्कोहल लेंगे तो इथाइल अल्कोहल किस तरह से एक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम भी हम लोग को यहाँ पर मेंटेन करना है। और ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो
लोन पेयर होते हैं। जैसे देखिए, जब भी हम लोग इथाइल एल्कोहल लेंगे, हम लोग इथाइल एल्कोहल लिए, तो इथाइल एल्कोहल यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। यहाँ पर जो इथाइल एल्कोहल है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि जो मीडियम रहेगा वो एसिडिक रहेगा, जो मीडियम रहेगा वो एसिडिक रहेगा। और इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी एसिडिक मीडियम रहेंगे तो इथाइल एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल ऐसा क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, तो यही जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल को एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आप लोग देख रहे हैं, तो यही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें क्या होता है, दस प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहलिक ऑक्सीजन टेक्स प्लेस विच मेक्स ए बेटर लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर जो एल्कोहलिक ऑक्सीजन है इसका ये प्रोटोनेशन करवाता है, और इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद एक बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में एक्ट करने लगेगा। ये बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ पर एक्ट करने लगेगा। तो हम लोग को स्टेप 1 में इतने प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग को रिएक्शन प्रोसीड होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि स्टेप 1 में हम लोग को क्या मिलते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या होते हैं? तो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप द अनदर मोलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल, जो कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विथ प्रोटोनेटेड इथाइल एल्कोहल दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट एंड प्रोटोनेटेड ईथर इज फॉर्म्ड। तो देखिए इसमें अब क्या होगा, एक अनदर इथाइल मोलिक्यूल आएगा, इथाइल एल्कोहल का एक अनदर मोलिक्यूल आएगा। ये एक इथाइल एल्कोहल का अनदर मोलिक्यूल आया, तो इथाइल एल्कोहल का अनदर मोलिक्यूल आएगा, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। और क्या करेगा, ये भी यहाँ पर प्रोटोनेट करेगा और इस वाटर को बाहर निकाल देगा। ये क्या किया, यहाँ पर ये वाटर को बाहर निकाल दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया, और इसके साथ ही क्या मिले, हम लोग को ईथर मिल गए। हम लोग को क्या मिले, हम लोग को ईथर्स मिल गए। तो हम लोग को स्टेप 2 में क्या हुआ, हम लोग को इस तरह से ईथर मिल गए, किंतु यहाँ पर एक क्या है, प्रोटोनेटेड है, यहाँ पर अभी भी प्लस चार्ज हम लोग को प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर अब होगा स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन ऑफ ईथर होगा। ये जो प्रोटोनेटेड आप लोग ईथर देख रहे हो, तो इसका डीप्रोटोनेशन होगा। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा, ये एक नॉर्मल ईथर बन जाएंगे। फाइनली द डीप्रोटोनेशन ऑफ द protonated ether results in the formation of desired product that is ethyl diethyl ether। और इसका जब भी हम लोग डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये एक नॉर्मल ईथर बन जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए डाईइथाइल ईथर। तो इस तरह से हम लोग को डाईइथाइल ईथर मिल जाएंगे। देखिए हम लोग को फाइनली C2H5 को C2H5, इस तरह से हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएंगे, हम लोग को ईथर मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी लाए हैं, जिसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और इसके जो भी आंसर आप लोग डिराइव करेंगे, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये भी एक एज ए प्रैक्टिस आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग ईथर्स के प्रिपरेशन में सेकेंड मेथड अब स्टडी करेंगे। सेकेंड मेथड क्या थे, विलियमसन सिंथेसिस।
सेकंड मेथड क्या थे? विलियमसन सिंथेसिस। तो अब हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखेंगे इट इज द लेबोरेटरी प्रोसेस एंड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। जो भी हम लोग ने पहले मेथड डिस्कस किया, पहले वाले मेथड क्या थे? पहले वाले मेथड में हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग को ईथर मिल रहे थे वो सारे सिमेट्रिकल ईथर हम लोग को मिल रहे थे, वो सारे सिमेट्रिकल ईथर हम लोग को मिल रहे थे। हम लोग जो डिहाइड्रेशन पढ़े, जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन मेथड से ईथर का बनाए, तो इसमें हम लोग को क्या मिल रहे थे? इसमें हम लोग को सिमेट्रिकल ईथर मिल रहे थे। इससे हम लोग को क्या मिलते हैं? इससे हम लोग को सिमेट्रिकल ईथर्स मिलते हैं। हम लोग डिहाइड्रेशन के थ्रू जब भी ईथर का प्रिपरेशन करते हैं तो इससे हम लोग को सिमेट्रिकल ईथर मिलते हैं। और जब हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए तो अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसी के लिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड में हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। जब भी हम लोग विलियमसन सिंथेसिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो भी हम लोग को ईथर का एज ए ईथर हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसमें हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेंगे। उसमें हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेंगे। इट इज द लेबोरेटरी प्रोसेस एंड यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है। जो भी विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है और इसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू ईथर इज डन यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। और इसमें क्या होगा? अल्काइल हैलाइड ईथर में कन्वर्ट होंगे। जो भी हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे उनका कन्वर्जन होगा ईथर में। तो ये कैसे होगा? ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड के थ्रू होगा। और यहाँ पर हम लोग जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो रिएजेंट कौन होंगे? तो जो भी रिएजेंट लेंगे वो सोडियम एल्कोक्साइड रहेंगे। यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड को एज ए रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ सोडियम मेटल। तो सोडियम एल्कोक्साइड हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सोडियम एल्कोक्साइड को बनाने के लिए हम लोग एल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे। एल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ जब भी हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं? हम लोग को सोडियम एल्कोक्साइड मिलते हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या है? इसका जनरल रिएक्शन क्या है? तो देखिए, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का जब भी हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो ONA के प्रेजेंस में होगा, जो सोडियम एल्कोक्साइड है। ये क्या है? ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो इसके प्रेजेंस में जब भी हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेंगे और इस तरह से NaX हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वी कैन ऑब्टेन अनसिमेट्रिकल ईथर इन दिस मैनर। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन करना रहता है तो हम लोग विलियमसन सिंथेसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे और जनरल हाइड्रोकार्बन लेंगे, कोई भी अल्केन ग्रुप, और इससे हम लोग ये सोडियम एल्कोक्साइड से के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को इस तरह से अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाते हैं और हम लोग को NaX एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि इस रिएक्शन को समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए, इलिमिनेट NaX फ्रॉम द टू रिएक्टिंग स्पीसीज एंड ज्वाइन द रिमेनिंग पार्ट्स फ्रॉम ROR। तो देखिए, जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड और कोई अल्केन ग्रुप लेंगे और सोडियम एल्कोक्साइड से जब भी हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए, यहाँ पर हम लोग
ऑक्सीजन के पास निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेंगे, और ये जो अल्काइल ग्रुप रहेंगे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरली रहते हैं। तो हम लोग ये अल्काइल ग्रुप को और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर देंगे, और इस तरह से हम लोग ईथर का रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये जो हम लोग के बच गए हैलोजन, हैलोजन के ऊपर जनरली निगेटिव चार्ज पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं, और सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग सोडियम और हैलोजन का कंबाइन कर देंगे, और इस तरह से हम लोग को NaX हम लोग को सोडियम हैलाइड मिल जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसमें हम लोग रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, SN2 वाले जो भी मैकेनिज्म है इनके बारे में हम लोग थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, विलियमसन रिएक्शन अकर्स इन ए सिंगल स्टेप। जो भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आप सब लोग को याद होगा कि SN2 मैकेनिज्म जनरली वन स्टेप में होते हैं, ये वन स्टेप में होते हैं। तो इसलिए विलियमसन रिएक्शन अकर्स इन ए सिंगल स्टेप। हेयर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर साइमल्टेनियसली। तो जब भी वन स्टेप में रिएक्शन होंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली कैसे चलते रहेंगे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड और मिथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों का जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जैसे ये क्या है सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड और यह है मिथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों का हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेंगे, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर हम लोग को मिलेंगे, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड हम लोग को इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो SN2 मैकेनिज्म में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जो ये मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये जो मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो ये एक पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर डेवलप होंगे, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। और यहाँ जो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड है, ये पार्शियल ब्रेकिंग इसका होगा, यहाँ पर इसका ब्रेकिंग होगा। और दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ये दोनों जो फॉर्मेशन होते हैं दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इन मिथाइल ब्रोमाइड इज पोलर इन नेचर बिकॉज bromine has partial negative charge and carbon obtains a partial positive charge। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड में, जो मिथाइल ब्रोमाइड है, ये जो हम लोग को मिथाइल ब्रोमाइड मिले हैं, ये क्या है, ये तो यहाँ जो मिथाइल ब्रोमाइड है, तो मिथाइल ब्रोमाइड में क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का, ये क्या है, ये पोलर नेचर के हैं, ये जनरली पोलर बॉन्ड होते हैं। ये क्या है, पोलर बॉन्ड होते हैं। कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इन मिथाइल ब्रोमाइड इज पोलर इन नेचर। ये जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, ये पोलर नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन ऑब्टेन से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होंगे, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये है CH3, CH3 और इससे ब्रोमीन का अटैचमेंट है, एक ब्रोमीन का बॉन्ड है। तो यहाँ जो ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस कारण से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। जब भी ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, तो कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो इसी बात को यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इन मिथाइल ब्रोमाइड is polar in nature because bromine has partial negative charge।
एंड कार्बन ऑब्टेन्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो कार्बन थे उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, ऑन द अटैक ऑफ ऑक्सीजन एटम ब्रोमाइड आयन लीव्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड मिथाइल टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ब्यूटाइल ईथर। और जब भी ऑक्सीजन आयन का यहाँ पर जब भी अटैक होगा तो क्या होंगे, ब्रोमाइड आयन का यहाँ पर लीविंग होगा, ब्रोमाइड आयन वहां पर उसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और इसके बाद क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये देखिए यहाँ पर O- का जब भी अटैक होगा तो ये क्या होंगे, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और सोडियम और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेकिंग होगा और इस तरह से हम लोग को ईथर मिल जाएंगे और सोडियम ब्रोमाइड भी हम लोग को मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने पॉइंट 2 को भी देख लिया। पॉइंट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट 3, हेयर द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिले उनका इन्वर्जन भी होते रहता है, एज इट इज एन SN2 mechanism and the nucleophilic attack is from the opposite side। SN2 मैकेनिज्म में तो आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, वो बैक साइड से अपोजिट अटैक करता है, जिसको हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं। ये अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड होते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस मैकेनिज्म रिएक्शन का जो मैकेनिज्म क्या है, तो अब हम लोग मैकेनिज्म को भी देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, इसका हम लोग अब मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन O- का यहाँ पर अटैक होगा और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। O- का अटैक होगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ब्रोमीन सोडियम के साथ इसका एडिशन होगा और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो हम लोग को ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल आयन हम लोग को जब भी फॉर्म होंगे तो वो क्या होंगे, वो इस ऑक्सीजन के साथ इसका एडिशन होगा और इस तरह से हम लोग को ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग को अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। और अनसिमेट्रिकल ईथर के फॉर्मेशन में हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल किए हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड का हम लोग इस्तेमाल किया है। तो इन मैकेनिज्म को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अभी तक आप लोग नोटिस किए होंगे कि विलियमसन सिंथेसिस मेथड में हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हम लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो अल्काइल हैलाइड है हम लोग का 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। जब भी हम लोग विलियमसन सिंथेसिस मेथड में 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म फेवर्स द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड में कौन से मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, तो इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। और आप सब लोग जानते होंगे कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही फेवर करता है। ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ही फेवर करता है। और more the steric crowding it will be difficult for the process to occur। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेंगे तो SN2 मैकेनिज्म उसको फॉलो नहीं करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ लगते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। जब भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्सरी अल्काइल हैलाइड हम लोग लेंगे तो SN2 मैकेनिज्म उसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। इफ ए सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड
there is also the possibility of an elimination reaction due to the steric crowding. It will be difficult for SN2 mechanism. और जब भी हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्सरी अल्काइल हैलाइड को विलियमसन सिंथेसिस मेथड में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को अस्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर ज्यादा लगेंगे, क्योंकि अस्टेरिक क्राउडिंग वहां पर ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे हम लोग को SN2 मैग्नीशियम में डिफिकल्टी होगी और वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगा तो हम लोग को वहां पर एस्टर नहीं बनेंगे, सॉरी हम लोग को वहां पर ईथर नहीं बनेंगे। तो देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हम लोग को ईथर बनेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हम लोग को अल्किन बनेंगे या ईथर बनेंगे। जब हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे तो अल्किन बनेंगे, लो टेम्परेचर देंगे तो ईथर बनेंगे, और जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो सिर्फ अल्किन बनेंगे, यहाँ पर ईथर नहीं बनेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सोडियम मिथॉक्साइड और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपिन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से हम लोग को अल्किन बनेंगे। ये क्या देंगे, 2 मिथाइल प्रोपिन मिथेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपिन और मिथेनॉल देंगे और सोडियम ब्रोमाइड देंगे। ये हम लोग को अल्किन बन गए, और ये मिथेनॉल है और सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ये सोडियम ब्रोमाइड हम लोग को मिल गए। सोडियम मिथॉक्साइड एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड abstracts द हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड एंड द ब्रोमीन लीव्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन। और यहाँ पर अल्किन कैसे बन गया है, तो यहाँ पर तो हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किए हैं। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में ये जो सोडियम मिथॉक्साइड हम लोग लिए हैं, तो सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से एक्ट करेगा। जो सोडियम मिथॉक्साइड है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बाहर खींच लेगा, बाहर निकालेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड से बाहर खींच लेगा और ब्रोमीन बाहर निकल जाएंगे, और इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्किन होंगे। हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ अल्किन होंगे, अल्किन बन जाएगा, अल्किन बनेगा, और इसके साथ क्या होंगे, इसके साथ मिथेनॉल बनेंगे और सोडियम ब्रोमाइड भी बनेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। और जब इलिमिनेशन होंगे तो क्या होंगे, जब SN2 नहीं होंगे, इलिमिनेशन हो जाएंगे, तो इलिमिनेशन होंगे तो क्या होंगे, तो देखिए ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर ये ऑक्सीजन का अटैक होगा, और ऑक्सीजन का जब भी अटैक होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को अल्किन बन जाएंगे, अल्किन बन जाएंगे और मिथेनॉल बनेंगे और सोडियम ब्रोमाइड इस तरह से बन जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके जो आप लोग आंसर ड्राइव करेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद 2 फेनॉल्स अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस। तो हम लोग एल्कोहल का तो देख लिए, तो फेनॉल भी क्या विलियमसन सिंथेसिस मेथड है फॉलो करते हैं, ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाँ ये इस्तेमाल करते हैं, किंतु यहाँ पर सब्सट्रेट की तरह से ये एक्ट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये विलियमसन सिंथेसिस मेथड में ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे एज ए एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि जो भी सोडियम फेनोक्साइड हम लोग को बने, ये जो आप लोग सोडियम फेनोक्साइड देख रहे हो, ये क्या है, ये सोडियम फेनोक्साइड है। तो यहाँ पर सोडियम फेनोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा,
ये जो सोडियम फेनोक्साइड है यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा और ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन फिर सोडियम के साथ एडिशन हो जाएगा, सोडियम के साथ ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा और इस तरह से सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर बना देंगे और यहाँ पर हम लोग को ईथर बन जाएंगे। इस तरह से ये फिनोल भी विलियमसन सिंथेसिस मेथड में, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में ये अपना पार्टिसिपेशन करता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, एज ए होमवर्क आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो भी हम लोग अब तक प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स देखे हैं, ईथर का हम लोग प्रिपरेशन तो कर लिए, तो ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ईथर के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपीयरेंस। ईथर का अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका ऑर्डर, इसका जो स्मेल है वो किस तरह का है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और इसका सोल्युबिलिटी भी देखेंगे। ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, तो ईथर्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग अपीयरेंस को भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ऑर्डर को भी पढ़ेंगे और इसमें बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग सोल्युबिलिटी को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक एक कर इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपीयरेंस देखेंगे, जो ईथर्स के अपीयरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ईथर्स के जो अपीयरेंस होंगे वो कैसे होंगे, तो ईथर्स आर कलरलेस, आर क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड। जो ईथर्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता और वो क्लियर होते हैं। और इसका ऑर्डर कैसा होता है, इनका जो गंध होता है वो कैसा होता है, ईथर्स हैव एनेस्थेटिक ऑर्डर, ईथर्स के पास एनेस्थेटिक ऑर्डर होते हैं। तो इसलिए इसका कुछ हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग स्टार मार्क में नोट करेंगे। एन एनेस्थेटिक ड्रग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस। जो एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं ये आप लोग जानते होंगे कि ये एक तरह का एक ड्रग है, तो इसका हम लोग कॉन्शियसनेस को, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इस सर्जरी होते हैं, पहले सर्जरी होते थे तो उस समय कॉन्शियसनेस को लॉस करने के लिए डॉक्टर्स लोग ईथर्स का ही इस्तेमाल करते थे। तो ईथर से जनरली पेशेंट को उस समय बेहोश किया जाता था और सर्जरी को वहां पर प्रोसीड करते थे। इट इज जनरली यूज टू कैरी आउट सर्जिकल प्रोसेस, और इसका इस्तेमाल जनरली सर्जरी में होता है। सर्जिकल प्रोसेस में हम लोग इस ईथर का इस्तेमाल पहले होता था, अब नहीं होता है। ईथर्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इन द पास्ट, इसका इस्तेमाल पहले होता था। ड्यू टू इट्स ड्रॉबैक्स एंड अवेलेबिलिटी of better drugs we do not use ethers now as an anesthetic drug। और जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया तो नए नए ड्रग्स का, जैसे ईथर से भी बेटर ड्रग का भी डिस्कवरी हुआ, और जब बेटर ड्रग का डिस्कवरी हो गया तो हम लोग ईथर का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, क्योंकि हम लोग के पास ईथर से ज्यादा अच्छे ड्रग हम लोग के पास अवेलेबल हो गए थे। और इसके बाद से ईथर का इस्तेमाल करना एज ए एनेस्थेटिक ड्रग हम लोग बंद कर दिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इन सारे पॉइंट्स को भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसका अनदर प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखेंगे, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन ईथर्स आर पोलर। जो भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ईथर में, वो क्या होते हैं, वो पोलर होते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो जनरली पोलर होते हैं, आर पोलर। ईथर्स हैव ए नेट जीरो डायपोल मोमेंट, और इस कारण से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नेट जीरो होता है। बट द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट एप्रिसिएबली। और यहाँ पर ईथर्स का जो पोलरिटी है वो तो वीक होता है, इनमें पोलर नेचर होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं, किंतु जो पोलरिटी है वो काफी वीक होते हैं, और इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे अफेक्ट नहीं होता है। द थ्री कंपाउंड्स डाइइथाइल ईथर, पेंटेन एंड ब्यूटेनॉल हैव कंपेरेबल मोलर मास बट देयर बॉइलिंग पॉइंट वेरीज। देखिए हम लोग तीन कंपाउंड लेंगे, कौन कौन से लेंगे, हम लोग लेंगे डाइइथाइल ईथर, पेंटेन और ब्यूटेनॉल। तो इन सब का आप लोग देखेंगे
कि जो मोलर मास होते हैं वो मोलर मास ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनका मोलर मास ऑलमोस्ट सेम होते हैं, किंतु इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इन सब का वेरी करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वीक पोलर बॉन्ड इसमें होते हैं। डाईइथाइल ईथर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 307.6 केल्विन। डाईइथाइल ईथर का आप लोग मोलर मास देखेंगे तो 74 ग्राम पर मोल होंगे और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 307.6 केल्विन होंगे। पेंटेन जो होंगे इनका जो मोलर मास होंगे वो ऑलमोस्ट सेम है जो कि 72 ग्राम पर मोल है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 309.1 केल्विन होंगे जो कि डिफरेंट है। ब्यूटेनॉल जो होंगे वो इनका भी जो मोलर मास होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे जो कि 74 ग्राम पर मोल होंगे और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा, 390 केल्विन होगा। तो इसका जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करता है तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया कि ये इसका जो मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो वीक पोलर बॉन्ड होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी पोलर बॉन्ड होते हैं वो जनरली वीक होते हैं, तो इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लेंगे। आप लोग इसको चार्ट के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं कि मोलर मास तो ऑलमोस्ट सेम है किंतु बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है। और एक चार्ट ग्राफ के थ्रू भी आप लोग को दिखाया गया है द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। Large difference in boiling point of alcohols and ethers is due to hydrogen bonding in alcohol। और जब भी अल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग कंपेरेबल करेंगे तो उनमें काफी डिफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट रहते हैं। ड्यू टू द वीक पोलैरिटी ऑफ इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स इज सिमिलर टू द अल्कीन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। और हम लोगों ने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो वीक पोलर बॉन्ड होते हैं और इस कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कीन के जनरली इक्वल होते हैं। इसको आप लोग ग्राफ के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग सोल्युबिलिटी को देखेंगे। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो सोल्युबिलिटी है। तो सोल्युबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विथ वाटर रिजेंबल्स अल्कोहल ऑफ सेम मोलिकुलर मास। ब्यूटेन 1-ol and ethoxyethane both have molar mass of 74 ग्राम पर मोल। Their solubility are comparable। और इनके जो भी मोलर मास सेम रहेंगे तो उसके बाद भी सोल्युबिलिटी में डिफरेंस आते हैं। तो सोल्युबिलिटी में डिफरेंस किस तरह से आते हैं, तो देखिए ब्यूटेन 1-ol जो होंगे उनका सोल्युबिलिटी क्या होगा, 9 ग्राम पर 100 ml होगा और जो इथॉक्सी इथेन होंगे उनका सोल्युबिलिटी क्या होगा, 7.5 ग्राम पर मोल होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके जो भी सोल्युबिलिटी है वो सेम मोलर मास होने के बावजूद भी इनके सोल्युबिलिटी डिफर करते हैं। तो इसको भी आप लोग ये डेटा के थ्रू देख सकते हैं कि ब्यूटेन 1-ol का जो मोलर मास है वो 74 है और इथॉक्सी इथेन का भी मोलर मास 74 है। तो इनका मोलर मास तो ऑलमोस्ट सेम है किंतु इसका जो सोल्युबिलिटी है इनमें डिफरेंस आ गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स एंड हेंस ईथर इज सोल्युबल इन वाटर। तो जो ईथर होते हैं तो ईथर में एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते हैं। जैसे भी हम लोग ईथर को वाटर में मिक्स करेंगे, ईथर को हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो ये सोलुबल हो जाते हैं। सोलुबल क्यों होते हैं, क्योंकि ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, तो देखिए ये है ईथर और ये तो क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है, ये ईथर का ऑक्सीजन है और ये वाटर का हाइड्रोजन है और ये दोनों के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गया है। और इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गया है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएंगे तो क्या होंगे, इनका सोल्युबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका सोल्युबिलिटी हो जाता है, तो इस कारण से वाटर में सोलुबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।